हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। इस चैप्टर को अभी हमने पिछली वीडियो से शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था धातुओं के भौतिक गुणों को, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें हमने जो बाहरी गुण होते हैं धातुओं के उनको अच्छे से समझ लिया था। और अब हम आगे बढ़ेंगे और धातुओं के रासायनिक गुण को पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद अधातु को पढ़ के चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये जो रासायनिक गुण है यही इस चैप्टर का मेन पॉइंट है और जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैंने एनिमेशन के हेल्प से पूरे एक एक पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए तैयार किया है। तो आप बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे और शायद आपको एक बार में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा। बहुत मेहनत से एक एक पॉइंट को, एक एक गुण को एनिमेशन के हेल्प से क्लियर करने की कोशिश की गई है ताकि आपको दोबारा से कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है आपको। एक और बात, अब इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर के इस पार्ट में जो हम शुरू कर रहे हैं वो है धातुओं के रासायनिक गुण। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा कि धातुओं को आखिर आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। हम जानते हैं प्रकृति में 118 तत्व हैं, ठीक है, यानी कि 118 शुद्ध रूप हैं पदार्थ के, उन्हीं को हम तत्व कहते हैं। तो जो ज़्यादातर तत्व हैं वो क्या होते हैं? मेटल यानी कि धातु। ये जो आपको आसमानी यानी स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये सब क्या हैं? धातुएं हैं। इधर जो येलो कलर में दिखाई गई हैं वो है नॉन मेटल यानी कि अधातु हैं। और यहाँ बीच में जहाँ पर धातु और अधातु आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर एक और तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड यानी कि उपधातु, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे। मतलब कुछ तत्व यहाँ पर ऐसे आएंगे जिनके गुण धातुओं और अधातुओं से मिलते जुलते होंगे, उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहेंगे। ग्रीन कलर में उसे दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक जनरल आइडिया हमें आ गया है कि आवर्त सारणी में धातुएं आखिर रखी कहाँ जाती हैं। अब ये आवर्त सारणी क्या है ये हम जानते हैं, फिर भी जब हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, जो उनका एटॉमिक नंबर होता है उसके आधार पर 1 से लेकर 118 तत्व तक रखते हैं सीरियल से, तब हम उस टेबल को कहते हैं आवर्त सारणी। और उसमें हमने देख लिया है कि धातु का स्थान कहाँ पर है और अधातुएं कहाँ पर स्थापित की गई हैं इस सारणी में, ठीक है। तो अब आपको मेटल और नॉन मेटल का यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर रखी गई हैं और कहाँ पर हमने रखी हैं उपधातुओं को यानी मेटलॉइड को। तो ये बात मेरे को आपसे क्लियर करनी थी। अब शुरू करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यानी धातुओं के रासायनिक गुण। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम कौन कौन से धातुओं के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं, किन किन धातुओं के रासायनिक गुणों को हम समझने वाले हैं। क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी की बात करूँ तो 90 से ज़्यादा धातुएं वहाँ हैं। तो जो आपके सिलेबस क्लास 10th में है उन्हीं धातुओं की यहाँ एक लिस्ट बना लेते हैं और उनमें से हम देखेंगे कि हम किस किस के रासायनिक गुणों को पढ़ते जा रहे हैं। लिस्ट बनाने से फ़ायदा ये होगा कि जब हम आगे पढ़ेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो वहाँ उनको अरेंज करने में उनकी सक्रियता यानी एक्टिविटी के आधार पर हम उन्हें आसानी से अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। अब वो क्या है सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ये हम आगे पढ़ लेंगे, उसकी टेंशन ना लें। यहाँ सिर्फ मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ धातुओं की जिनके रासायनिक गुणों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए वहाँ कौन कौन से रासायनिक गुण, किस किस धातु के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, ठीक है। मैंने फटाफट इनको पढ़ दिया है। तो इन्हीं धातुओं के रासायनिक गुणों को अब यहाँ हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला गुण क्या है? पहला गुण है कि धातुओं की O2 यानी कि वायु से अभिक्रिया, धातुओं की वायु यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विद O2। क्या अभिक्रिया करती हैं धातुएं वायु से, ये सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। धातुओं का वायु में दहन करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो धातुएं वायु में दहन करने पर, जब धातु को वायु में जलाया जाता है, वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। अब किसी चीज़ को वायु की उपस्थिति में जलाना मतलब उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना। क्या मतलब है इस चीज़ का? जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो जलने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। तो जल रही है तो किससे अभिक्रिया कर रही है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। मतलब क्या है? मतलब ये है कि धातु प्लस ऑक्सीजन जुड़ा तो बना धातु ऑक्साइड, ठीक है। इस चीज़ को हम और उदाहरण की सहायता से समझें अगर, तो धातुएं जुड़ी ऑक्सीजन के साथ और बना धातु ऑक्साइड। मतलब जैसे ये धातु है Fe आयरन, लोहे की बात हो रही है। O2 से अभिक्रिया यानी कि वायु की उपस्थिति में आया ये। अब ये जल के आ सकता है या नॉर्मली
O2 के संपर्क में वैसे भी लोहा आ सकता है जो वायु में ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो बन गया आयरन ऑक्साइड। इसका कलर चेंज हो गया, यहाँ भूरे कलर का दिख रहा है ये, तो यानी इसके ऊपर चढ़ गई एक परत। किसकी परत है वो? ये है वो परत धातु ऑक्साइड की। कौन सा धातु ऑक्साइड? क्योंकि यहाँ पर आयरन है तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो धातु मिली ऑक्सीजन के साथ तो बन गया धातु ऑक्साइड। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि आयरन मिला ऑक्सीजन के साथ तो बन गया आयरन ऑक्साइड। ऐसी कोई अन्य धातु मिलेगी तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो परत लोहे पे चढ़ जाती है वो क्या है? धातु ऑक्साइड है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं लोहे के केस में। तो इतना हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ हम कुछ और धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया देख लेते हैं, ठीक है। कॉपर के बारे में देखते हैं सबसे पहले। ये रहा यहाँ कॉपर यानी तांबा, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये आ गया कॉपर, ठीक है। इसने अभिक्रिया की ऑक्सीजन जो वायु में होती है, ठीक है। तो बन गया CuO यानी कि Cu प्लस O2 बना CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। आगे से हमने लिख लिया 2 और 2। ये क्यों लिखा है? समीकरण को संतुलित करने के लिए। और समीकरण को संतुलित करना मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है और सब बच्चों को समझ में भी आया था। तो जिसने वो नहीं देखा है तो उसको देख के समीकरण को संतुलित करना ज़रूर सीख लें, ठीक है। कॉपर से देख लिया, क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना O2 से अभिक्रिया करके, जिसका रंग क्या होता है? काला। यानी तांबे को अगर वायु के संपर्क में रखेंगे तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके काला पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि उस पर बन गया है कॉपर ऑक्साइड की परत, ठीक है। दूसरा Al एल्यूमिनियम। अब ये कैसे अभिक्रिया करने वाला है, इसको भी बाहर निकाल लिया। ये रहा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जुड़ा ऑक्सीजन से Al प्लस O2 तो बन गया Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। संतुलित कर दिया है समीकरण को 2 और आगे से 4 लिखकर, ठीक है। ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक और धातु मैग्नीशियम, इसको भी निकाल लीजिए। तो मैग्नीशियम ने O2 से अभिक्रिया करी और बन गया MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। समीकरण संतुलित है 2 और 2 लिख के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सारी धातुएं यानी कि ज़्यादातर धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं जब, तो वो क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती है। लोहे ने अभिक्रिया की तो उसने बना दिया आयरन ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ने बना दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कॉपर ने बना दिया कॉपर ऑक्साइड। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं धातु ऑक्साइड। और जिस भी धातु से अभिक्रिया होगी उसी धातु का क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। ये चीज़ आपको याद करनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारे पास अगला टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होता है ये उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड? अभी तक तो हमने इतना समझा कि जब धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धातु ऑक्साइड बना लेती है। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्साइड मतलब किसी धातु ऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। अब उभयधर्मी क्यों कहा? उभयधर्मी हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई दो गुण मौजूद होते हैं। अब जैसे मेंढक की बात करते हैं तो उसे उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा धातु ऑक्साइड है जिसमें कोई दो गुण है। वो क्या है? समझ लेते हैं, ठीक है। पहले एक बात हम जानते हैं कि जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमेशा हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि अम्ल और क्षारक को मिलाने पर लवण और जल प्राप्त होता है। ये बात हम जानते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने हटा दिया एसिड को हटाया और उसकी जगह रख दिया कोई धातु ऑक्साइड। अब वो कौन सा धातु ऑक्साइड है उसकी टेंशन ना लीजिए, आगे देखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? एसिड की जगह हमने रख दिया धातु ऑक्साइड। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये धातु ऑक्साइड और बेस यानी क्षारक मिलते हैं तब हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। अरे ये तो वही चीज़ है जो अम्ल और क्षारक यानी एसिड और बेस पर मिलने पर बन रही थी। तो यानी यहाँ पर ये जो धातु ऑक्साइड है वो किसका काम कर रहा है? एसिड का, क्योंकि अभी भी रिजल्ट वही मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर ही हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? हम ले आते हैं एसिड को वापस, कि अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा अभिक्रिया में, चलो इसे वापस ले आते हैं। अब हमने क्या किया? बेस को हटा दिया यानी क्षारक को हटा दिया और उस धातु ऑक्साइड को, उसी को जिसको अभी हम यूज़ कर रहे थे, उसी को हमने यहाँ पर रख लिया। तो अब हम देखते हैं अब क्या मिलता है हमें। अभी भी हमें मिला सॉल्ट एंड वाटर यानी कि लवण और जल। तो यहाँ पर अब ये धातु ऑक्साइड किसका काम कर रहा है? बेस का यानी क्षारक का। तो हम एक चीज़ समझ गए कि ये ऐसा धातु ऑक्साइड है जो कभी एसिड का काम कर रहा है, कभी बेस का काम कर रहा है, यानी कि कभी ये अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है और कभी ये क्षारक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड को हमने कह दिया उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए कि क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड।
तो ये तो हो गई समझने की बात। इसको लिखना कैसे है आगे देखते हैं। उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। यानी कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड मिलते हैं हमें, जो धातु और O2 के मिलने पर बनते हैं, वो क्या होते हैं, अधिकतर क्षारीय ऑक्साइड होती हैं। उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, बेसिक नेचर होता है उनका। लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों लक्षण दर्शाते हैं, जैसे उदाहरण से समझा था अभी। अर्थात यह अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। यानी कि कभी वो क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं और कभी वो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यही परिभाषा आपको एग्जाम में लिखनी है या जहां भी आपसे पूछी जाए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम उसे चित्र से समझते हैं। ये रहा वो धातु ऑक्साइड। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। इसको मिलाया एक अम्ल, कौन सा अम्ल है ये, HCl लिखा हुआ है ना, ठीक है। आगे हमें मिलता है लवण, कौन सा लवण मिलता है, AlCl3, ठीक है, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड। और साथ में हमें मिलता है पानी यानी वाटर। तो यहाँ पर जब हम धातु ऑक्साइड और अम्ल को मिला रहे हैं तो लवण और पानी मिल रहा है, जबकि क्षारक और अम्ल को मिलाने से हमें लवण और पानी मिलता था। तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, क्षारक की तरह। आगे हमने क्या किया, इसी धातु ऑक्साइड को दोबारा लिया और अब की बार इसे मिलाया हमने NaOH से, जो एक क्षारक है, एक बेस है। तब भी हमें मिला NaAlO2, ठीक है, यानी सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ में हमें मिला पानी। तो अभी भी हमें लवण और पानी ही मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो धातु ऑक्साइड है ये किसकी तरह काम कर रहा है, अम्ल की तरह। यहाँ पर इसने किसकी तरह काम किया था, क्षारक की तरह। तो ये कभी अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है और कभी क्षारक की तरह, क्योंकि हर केस में हमें लवण और पानी ही मिल रहा है दोनों जगह। अब ये तो डायग्राम है, इसको आप बनाएंगे नहीं, मैं इसको हटा लेता हूँ। इसकी जगह आप ये समीकरण लिख सकते हैं सिंपली। Al2O3 की कभी हमने HCl से अभिक्रिया कराई और अगली बार हमने उसकी अभिक्रिया कराई NaOH से। तो इस समीकरण को आप लिखेंगे और ये हो गई उसकी परिभाषा। अब हम अच्छे से समझ गए कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ एक बात तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जब धातु अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन यानी वायु के साथ तो बनता है धातु ऑक्साइड। लेकिन फिर भी यहाँ हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं ये किस प्रकार अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन यानी वायु से अभिक्रिया करती हैं। और ये पूछा भी जाता है कि इनमें से कोई विशेष धातु, मतलब कोई भी धातु अलग से किस प्रकार अभिक्रिया करती है वायु से। सबसे पहले देखिए सोडियम व पोटेशियम धातुएं, यहाँ सबसे ऊपर हैं ये। सोडियम व पोटेशियम धातुएं तेजी से अभिक्रिया करती हैं और खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। बहुत ही इंटेंस रिएक्शन होता है इनका वायु के साथ, O2 के साथ, और ये आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें आग से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। तो इनको आग से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार कि इन धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। जवाब है क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं एनिमेशन से आपको दिखा भी देता हूँ। ये एनिमेशन से आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि किस प्रकार से जैसे ही मैंने इन्हें वायु के संपर्क में लेकर आया इन्होंने पकड़ ली आग। ये एनिमेशन सिर्फ इसीलिए बनाया गया है ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि कौन सी वो दो धातुएं थी। आगे पढ़ते हैं। कुछ धातु रूम के तापमान पर अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं, जैसे सभी धातुएं करती ही हैं धातु ऑक्साइड बनाकर। जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड और जिंक, ये धातुएं अपने ऊपर एक परत बना लेती हैं ऑक्साइड की। कब? जब इन्हें वायु के संपर्क में रखा जाता है। ऐसी धातु पर बनी ऑक्साइड की परत से इनका आगे का ऑक्सीकरण रुक जाता है। देखिए होता क्या है कि जब कोई धातु वायु के संपर्क में आती है तो ऑक्साइड बनाती है और उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जब किसी का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है तो यानी कि हम कह सकते हैं उस धातु का संक्षारण हो रहा है, यानी कोरोजन या जंग लगना जिसे हम कहते हैं। तो जब इन धातुओं में जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक, ये क्या कर लेती हैं, इस संक्षारण यानी कि कोरोजन से बचने के लिए अपने ऊपर एक लेयर बना लेती हैं। किस चीज़ की लेयर? ऑक्साइड की। अब ये जब लेयर बन जाती है तो इनका आगे ऑक्सीकरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस लेयर के कारण अब जो अंदर की धातु है वो O2 के संपर्क में नहीं आ पाती, क्योंकि बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर आ गई ना, किसकी? ऑक्साइड की, ठीक है। तो अब इनका आगे संक्षारण नहीं होगा, यानी कि इनका और ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ऑक्सीकरण नहीं होगा और इनका कोरोजन यानी संक्षारण रुक जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्शन करने का तरीका है धातुओं का अपने आप को। आगे देखते हैं, इसमें भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता। ये देखिए
मैंने इनको निकाल के दिखाया आपको, और ये देखिए जैसे ही ये वायु के संपर्क में आएंगे, ध्यान से देखिए यहाँ फिर से, जैसे ही वायु के संपर्क में आए इनके ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ गई। ये रही वो धातु है चमकदार, जैसे ही वायु के संपर्क में आई इस प्रकार से देखिए इनके ऊपर किसकी, ऑक्साइड की परत चढ़ गई, और अब इनका आगे संचारण नहीं होगा, क्योंकि इस परत के कारण अब इनके संपर्क में O2 यानी कि वायु का संपर्क इनसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए आगे अब देखते हैं आयरन यानी लोहा Fe। पहले हमने उदाहरण में देखा था कि जब आयरन ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो वो बना लेता है आयरन ऑक्साइड। अब देखिए जब ऊंचे तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर अभिक्रिया की जाती है तो क्या होता है, आयरन गर्म करने पर भी नहीं जलता है। हम उसे जलाने की कोशिश करेंगे अगर उच्च तापमान पर O2 से क्रिया कराकर, तो वो जलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन लोहे के चूर्ण को, अगर बारीक चूर्ण के फॉर्म में है लोहा, तो जब उसे फ्लेम पर छिड़का जाता है यानी आग पर छिड़का जाता है तो वह तेजी से जलने लगता है। कैसे, देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने लोहे को लिया और जैसे ही जलाने की कोशिश की तो बुझ गई आग, नहीं जला। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन है कि ये जो लोहे का चूर्ण है उसे फ्लेम पर यानी आग पर छिड़का जाएगा तो वो इस प्रकार से जलने लगेगा। जैसे दीपावली या दिवाली में आपने फूलझड़ी जलाई होगी ना, वैसे ही बिल्कुल लोहे का चूर्ण भी जलने लगता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, कॉपर यानी तांबा, जब इसको भी प्रज्वलित करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, यानी ऊंचे तापमान पर O2 से उस प्रकार से अभिक्रिया नहीं करेगा कि जल जाए। ठीक है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तांबा क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है अगर हम उसे उच्च तापमान पर O2 से अभिक्रिया कराएंगे यानी जलाने की कोशिश करेंगे। तो किस प्रकार से, देख लेते हैं। ये देखिए, कॉपर को निकाला तो ये भी क्या, जलने लगा, लेकिन जल नहीं पाया, बुझ गया, और इसके ऊपर भी एक काले रंग की परत चढ़ जाएगी कॉपर ऑक्साइड की, यानी कि ये भी जलता नहीं है पूरी तरीके से, बस इसके ऊपर क्या चढ़ जाती है, एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की परत इसके ऊपर चढ़ जाएगी जब हम इसको जलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सोना और चांदी, जो सबसे कीमती धातुएं हमारे लिए होती हैं, ये किस प्रकार से O2 यानी वायु से अभिक्रिया करती हैं। तो देखिए, Ag यानी चांदी, Au सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये बिल्कुल भी कोई भी अभिक्रिया O2 के साथ नहीं करते हैं, चाहे अगर हम इनको ऊंचे तापमान पर भी अभिक्रिया कराने की कोशिश करें। मैं ऊंचे तापमान क्यों बोल रहा हूँ बार बार, कि जब कोई अभिक्रिया नहीं होती है नॉर्मली तो हम तापमान को बढ़ाते हैं ताकि वो अभिक्रिया हो जाए। कैसे, जैसे आप उदाहरण मान लीजिए कि आप चाय बना रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने चीनी, चाय पत्ती, दूध और पानी को मिलाया तो अपने आप चाय बन गई, अभिक्रिया हुई नहीं हुई। लेकिन जब आपने गैस जलाया, ऊंचा तापमान दिया, तो अभिक्रिया हो गई और चीज़ें आपस में मिक्स हो गई। यही होती है रासायनिक अभिक्रिया, कि ऊंचे तापमान का उस पर फर्क पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऊंचे तापमान पर ही मैं, या फिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से ये अभिक्रिया करते हैं या नहीं, एनिमेशन से देखेंगे। ये देखिए, ये है यहाँ पर सोना और चांदी, Au और Ag। ये रहा फ्लेम, यानी कि ऊंचा तापमान दिया, क्या अभिक्रिया होती है, ये रही O2 आ रही है पास, और अरे ये तो दूर चली गई, यानी कि इसने कोई अभिक्रिया नहीं की। फिर से देखिए, ये आई O2 और कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई, Au यानी कि Ag की। इस एनिमेशन से क्या समझने की कोशिश की, क्या दिमाग में बिठाने की कोशिश की, कि सोना और चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते ऊंचे तापमान पर भी, यानी कि वायु से अभिक्रिया नहीं करते, और इसीलिए ये गहने बनाने में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड बनाकर काले नहीं पड़ जाते। ठीक है, और चमकदार रहते हैं लंबे समय तक। अब अगला टॉपिक है हमारे पास एनोडीकरण या एनोडाइजिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। क्या है ये एनोडीकरण, देख लेते हैं। एनोडीकरण प्रक्रिया धातु की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत चढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि एनोडाइजिंग प्रोसेस एक कृत्रिम प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। क्या करते हैं हम इसमें हम क्या कर लेते हैं कि जैसे धातु है एल्यूमिनियम, सबसे मेनली एल्यूमिनियम के लिए इसे यूज किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जब वो वायु के संपर्क में आती है धातु, तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन वो परत बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है। हमने देखा था पहले कि जब एल्यूमिनियम के ऊपर परत चढ़ती है तो उससे उसका संक्षारण बचता है, यानी कोरोजन नहीं होता, जंग नहीं लगता और ख़राब नहीं होती है, ऑक्सीकरण रुक जाता है धातु का। तो ये एक रासायनिक गुण था जो कि प्राकृतिक गुण होता है धातु का। इसको हमने यूज़ कर लिया अपने फायदे के लिए। हमने उस ऑक्साइड परत को और मोटा कर दिया और मोटी ऑक्साइड परत चढ़ा दी धातु के ऊपर। क्यों चढ़ा दी, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे उसका संक्षारण
यानी कि उसका कोरोजन नहीं होगा, उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, ऑक्सीडेशन रुक जाएगा और टूट फूट से बच जाएगी धातु। ठीक है, पहले इसको एनिमेशन से समझ लेते हैं किस प्रकार से। ये देखिए, माना ये है एल्यूमिनियम धातु का टुकड़ा, तो इसके ऊपर हमने एक मोटी लेयर बनानी है। ये हमने इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर बना दी। नॉर्मली इतनी मोटी लेयर प्राकृतिक रूप से चढ़ती नहीं है, तो कृत्रिम रूप से हमने इसके ऊपर इतनी मोटी लेयर चढ़ा दी और इसी प्रोसेस को हमने कहा एनोडीकरण या एनोडाइजिंग प्रोसेस। इसमें आगे क्या लिखा है, एनोडीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः एल्यूमिनियम धातु के लिए प्रयोग की जाती है, परंतु इसे टाइटेनियम व जिंक के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मेनली एल्यूमिनियम के लिए, और लेकिन टाइटेनियम और जिंक के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत एल्यूमिनियम धातु की संक्षारण व टूट फूट से सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ध्यान रखना है किसके लिए, एनोडीकरण के लिए, कि हम इसके करते क्यों हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि ये प्रोसेस किस प्रकार से की जाती है। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस के लिए इस प्रकार हम लेते हैं एक टैंक जिसमें भरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हम रखते हैं एनोड को और कैथोड को। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे होता है नेगेटिव। और ये जो एनोड होता है ये होता है एल्यूमिनियम धातु का। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर हमें परत को चढ़ाना है। तो याद रखेंगे कि एनोडाइजिंग प्रोसेस में जो ऑक्साइड की परत चढ़ती है वो किसके ऊपर चढ़ती है, एनोड के ऊपर। तो हम उसे किसका बनाते हैं, एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु के ऊपर ही जिस भी धातु का या जिस भी वस्तु का एल्यूमिनियम की जो है जिसका भी हमें क्या करना है, एनोडाइजिंग प्रोसेस करना है, यानी उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ानी है, उसी को हम क्या बना देते हैं, एनोड बना देते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है, एनोड और कैथोड को हम एक बैटरी से जोड़ लेते हैं यहाँ, और इससे करंट प्रवाहित करते हैं इस सल्फ्यूरिक एसिड के जो विलयन होता है उसमें, जिसके कारण ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में अपने टूट जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान यहाँ एल्यूमिनियम के एनोड पर जो ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। कृत्रिम रूप से वो जल्दी जल्दी यहाँ पर होने लगती है, जैसे कि बाहर होती है उससे कहीं ज़्यादा तेज, और जिसके कारण इस एल्यूमिनियम पर इस एल्यूमिनियम के एनोड पर इस प्रकार से एक मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, और अब इस पर जो कि परत चढ़ चुकी है तो हम इसको निकाल लेते हैं, और इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत एल्यूमिनियम धातु की संक्षारण व टूट फूट से सुरक्षा करेगी। तो इसको बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है तो पहले उसको क्या किया जाता है, एनोडाइजिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उसको मजबूती मिल जाए और उसका आगे संक्षारण भी ना हो। ठीक है, और भी जहाँ पर भी मजबूत धातु का यूज़ करना हो तो उनका क्या कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब दूसरा रासायनिक गुण है धातुओं की जल से अभिक्रिया। पहला हमने पढ़ लिया है धातुओं की वायु से अभिक्रिया, अब दूसरा है धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातु और जल आपस में अभिक्रिया यानी प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि वायु के साथ भी क्या बनता था, धातु ऑक्साइड, तो जल के साथ भी धातुएं क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड, लेकिन यहाँ साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वे जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि धातु और जल आपस में क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और उसके बाद जो धातु ऑक्साइड जो बने हैं अभी उनको फिर से जल में घुला जाता है जब, तो वो क्या बना देते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। इसको यहाँ समीकरण से समझ लीजिए, धातु प्लस जल मिला तो बना धातु ऑक्साइड, साथ में निकली हाइड्रोजन गैस। अब जब ये जो धातु ऑक्साइड बना था इस धातु ऑक्साइड को फिर से जल से घोला गया, यानी कि फिर से जल से अभिक्रिया कराई गई तो बन गया धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो अभिक्रिया लिखी है एक बार डायग्राम इमेज से भी से समझ लेते हैं। ये देखिए, धातु मिला जल से तो क्या बना, धातु ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये जो धातु ऑक्साइड है इसको यहाँ ये देखिए, इसको फिर से क्या करा दिया, जल से दोबारा अभिक्रिया करा दी गई, तो अब की बार हमें मिलता है धातु हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरी प्रक्रिया है कि धातुएं किस प्रकार से जल से अभिक्रिया करती हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे ऊपर, ये बस आपको समझाने के लिए इमेज दिखाया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ ये जो हमारे पास लिस्ट है इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी धातुएं जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, जैसे हमने एक एक करके वायु के लिए देखा था। तो सबसे पहले आ जाइए, सोडियम और पोटेशियम, यहाँ जो ऊपर होती हैं, सोडियम और पोटेशियम तेजी से जल से अभिक्रिया करते हैं। ये जो दो धातुएं हैं ये वायु और जल दोनों से बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। यह अभिक्रिया इतनी
तेज और ऊष्मा छिपी होती है कि इसमें बनने वाली हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। हम जानते हैं कि जब धातु जल से मिलती है तो धातु ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम की इतनी तेज अभिक्रिया होती है जल के साथ, तो जो हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है उसमें आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के साथ हीट भी निकलती है, क्योंकि बहुत तेजी से इनकी रिएक्शन होती है वाटर यानी जल के साथ, ठीक है। तो भैया इन धातुओं को न आप सीधे वायु में लाओ और न सीधे इन्हें पानी में डुबाओ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं। रिएक्शन से देख लीजिए, ये पोटेशियम है यहाँ, ये देखिए, और ये पोटेशियम जब H2O यानी जल से अभिक्रिया कर रहा है तो बन रहा है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। लेकिन ऊष्मा भी क्योंकि इतनी तेज निकल रही है तो इस हाइड्रोजन गैस में आग लग सकती है। सेम सोडियम के साथ है, ये सोडियम है, जल के साथ अभिक्रिया हुई, बना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोजन गैस निकली और साथ में तेज ऊष्मा, तो इस हाइड्रोजन गैस में आग लग सकती है। इसको भी देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से अभिक्रिया होती है एनिमेशन से, ठीक है, ताकि आपको ये दिमाग में बैठा रहे। तो ये रहा एक पानी का टैंक, इसमें हमने डाला पोटेशियम और सोडियम को इस प्रकार से। जैसे ही ये इसमें आए तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनने लगी और तेज ऊष्मा भी आएगी। जैसे ही तेज ऊष्मा आ जाएगी तो इनमें इस प्रकार से आग लग जाएगी। तो यहाँ इनको पानी में डालने से भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में। अब देखते हैं कैल्शियम किस प्रकार से जल से अभिक्रिया करता है। कैल्शियम और जल की अभिक्रिया कम खतरनाक होती है। कम खतरनाक का मतलब है उतनी डेंजर नहीं होती है जितनी सोडियम और पोटेशियम की थी, ठीक है। इस अभिक्रिया में इतनी ऊष्मा नहीं निकलती कि आग लग जाए। ऊष्मा तो निकलती है लेकिन उसकी मात्रा इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाए। इसमें हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं, जो कि बनते हैं धातुओं की जल से अभिक्रिया के दौरान। इन बुलबुलों के कारण कैल्शियम पानी में तैरने लगता है। ये कैल्शियम ठीक से नहीं लिखा है, स्पेलिंग वो जो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो कैल्शियम पानी में तैरने लगता है, किसके कारण? जो वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, ठीक है। रिएक्शन लिखिए, कैल्शियम मिला H2O यानी जल से बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। इसको भी एनिमेशन से देख लेते हैं कि किस प्रकार से भाई कैल्शियम पानी में तैरने लगता है हाइड्रोजन बुलबुलों के साथ। तो ये रहा यहाँ वाटर टैंक, इसमें हमने उठा के डाल दिया इस प्रकार से कैल्शियम को। जैसे ही कैल्शियम यहाँ पर आया, अभिक्रिया हुई, थोड़ी सी ऊष्मा और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। अब ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के साथ कैल्शियम इस प्रकार से पानी में तैरने लगता है। देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन है, ताकि आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए बैठा रहे कि किस प्रकार से कौन सी धातु वाटर टैंक में तैर रही थी। तो यही बस आपको एग्जाम में याद करना है आंखें बंद करके, और आपको पक्का याद आएगा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो, ठीक है। ऐसे ही पूरे वीडियो को देखेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम की जल के साथ अभिक्रिया, वो किस प्रकार से अभिक्रिया करता है जल के साथ। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया नहीं करता, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम ठंडे पानी से अभिक्रिया कर जा रहा था, लेकिन मैग्नीशियम को अगर ठंडे पानी में डालोगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन यह गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया करता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो धातु है ठंडे पानी से अभिक्रिया कर रहा है, कौन सा गर्म पानी से और कौन सा भाप से, वो हम आगे देखेंगे अभी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। कैल्शियम किससे? ठंडे पानी से, और मैग्नीशियम गर्म पानी से। वेरी गुड, आपको ऐसे ही याद करना है। इस प्रतिक्रिया में, इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, जो कि सभी में बनते हैं, और मैग्नीशियम पानी पर तैरने लगता है। तो ठंडे पानी पे कौन तैर रहा था? कैल्शियम, और अब मैग्नीशियम तैरेगा आराम से गर्म पानी में। वैसे भी सर्दियों का टाइम है ना, तो ये तैरेगा गर्म पानी में, ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ रहा, ये रहा मैग्नीशियम, समीकरण में देख लीजिए, और H2O के साथ अभिक्रिया हुई तो बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस और थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि कोई आग लगे, ठीक है। तो इसको भी एनिमेशन से देख लेते हैं क्या होता है। तो ये रहा यहाँ वाटर टैंक, जिसमें हम डालने वाले हैं उठा के मैग्नीशियम को। ये डाल दिया हमने उठा के मैग्नीशियम को, तो अभिक्रिया होगी और क्या बनेगी? ये देखिए हाइड्रोजन गैस। तो ये बन गई आपकी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, और जैसे ही ये बुलबुले बनते हैं तो ये तैराने लगते हैं आराम से अपने साथ मैग्नीशियम को, ठीक है। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम किसके ऊपर तैर रहा है? गर्म पानी के ऊपर, कैल्शियम ठंडे पानी के ऊपर। याद हो गया? वेरी गुड, आपको ऐसे ही पूरा याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक किस प्रकार से वाटर जल से अभिक्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं और ना ही गर्म जल से। तो फिर कैसे? ये धातु भाप से अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जो जल वाष्प होती है उससे अभिक्रिया करते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। समीकरण देखिए, ये है
एल्यूमिनियम मिला H2O से। अब H2O जी यानी कि कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, वाष्प के रूप में है यहाँ H2O, तो बनता है Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ Fe आयरन की बात हो रही है, ये भी मिलता है यहाँ H2O गैस फॉर्म यानी वाष्प से, साथ में Fe3O4 ये आयरन ऑक्साइड यहाँ पर हमें मिला, और साथ में मिली हमें हाइड्रोजन गैस। तो इन्होंने धातु ऑक्साइड किस प्रकार से बनाया, जब इन्होंने भाप से अभिक्रिया की, ठीक है। और ये किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, इमेज से समझ लेते हैं उस चीज़ को भी। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी को गर्म करके हमें यहाँ भाप का पूरा बादल मिल गया, यानी कि हमें क्या मिल गई यहाँ पे, भाप। और इससे अब हम इन तीनों धातुओं की अभिक्रिया कराएंगे। तो दौड़ी दौड़ी आई एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, और इन्होंने किससे अभिक्रिया कर ली, पानी से नहीं बल्कि पानी के वाष्प से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये तीनों धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती बल्कि भाप से अभिक्रिया करती हैं। कौन सी, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। अब हम अभिक्रिया देखते हैं जल के साथ, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये रहा यहाँ लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन चारों की एक साथ अभिक्रिया देख लेते हैं पानी के साथ, कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। तो ये रहा, इन चारों को हमने यहाँ भेजा पानी के पास, अरे ये तो दूर भाग गए और कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई। फिर से देख लेते हैं, ये हैं लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कोई भी अभिक्रिया नहीं, बड़ा बड़ा क्रॉस का निशान। तो इनकी जल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की पानी के साथ कोई प्रतिक्रिया यानी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। प्रतिक्रिया मतलब अभिक्रिया, एक ही बात है, ठीक है। तो ये भी हमने समझ लिया। आगे देखते हैं। अब है तीसरा रासायनिक गुण। दो गुण हम पढ़ चुके हैं, धातुओं की वायु के साथ और जल के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ने वाले हैं धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तनु अम्ल मतलब जो डाइल्यूट एसिड होता है, जिसमें पानी ज़्यादा और एसिड कम होता है, ठीक है। धातु जब एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। धातु प्लस अम्ल तो बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। ये देखिए इमेज है, ये है एक धातु का रॉड, ठीक है। इसको डाला एसिड में, कौन सा एसिड है, तनु अम्ल है, यानी कि जो डाइल्यूट एसिड है। तो बना हाइड्रोजन गैस और साथ में मिला हमें लवण। ये बुलबुले जो हैं वो हैं हाइड्रोजन गैस के और साथ में लवण मिलेगा, ठीक है। तो ये है धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। आगे देखते हैं। तो जो पहली रिएक्शन है उसमें हमने अभिक्रिया कराई है Fe यानी आयरन की HCl के साथ, बना FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड, ठीक है। साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगला है, यहाँ हम अभिक्रिया करा रहे हैं मैग्नीशियम की HCl के साथ। HCl कैसा है, डाइल्यूट है, बना मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अगली रिएक्शन है जिंक। जिंक की हमने HCl से अभिक्रिया कराई, बना ZnCl2 जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अभिक्रिया या समीकरण कैसे लिखते हैं ये आपको पता है। देखिए जो जड है, Zn है यानी जिंक है, इसको मिल गया Cl, ठीक है। और जो ये 2H है ये निकल गया यहाँ बाहर, Zn के साथ जुड़ गया Cl और जो दो हाइड्रोजन बचे थे वो बाहर निकल गए। तो ये आपको समीकरण पता है ये किस प्रकार से होती है, पहले चैप्टर में हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगले हमने Zn की फिर अभिक्रिया कराई H2SO4 से। तो यहाँ हमने कौन से अम्ल से कराई थी, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और अब हम दूसरा अम्ल ले रहे हैं यहाँ पे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों कैसे हैं, तनु है यानी कि डाइल्यूट फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर Zn बनाता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, ठीक है। और साथ में कौन सी गैस, सिंपली हाइड्रोजन गैस। आगे देखते हैं। अब है हमारे पास एल्युमिनियम। तो ये रहा एल्युमिनियम, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके बनाता है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये समीकरण आपको याद रखनी है कि पूछा जा सकता है समीकरण को संतुलित करने के लिए, या फिर किस प्रकार से ये धातुएं डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 से क्रिया करती हैं। तो यहाँ पर हम समझ गए धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया। आगे समझते हैं। अब जब धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जब हम धातु की तनु अम्ल यानी कि किसी नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करा दें, ठीक है। तनु अम्ल से अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो ये नाइट्रिक एसिड भी एक अम्ल तो है। तो जब अगर धातु की नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करा दें, और ये नाइट्रिक एसिड जो होता है ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो किसी का ऑक्सीकरण करवा दे। ऑक्सीकरण करवा दे मतलब किसी से क्या जोड़ दे, ऑक्सीजन को जोड़ दे। तो क्या होगा, अगर हम क्या लें, नाइट्रिक एसिड लें, डाइल्यूट एसिड जो हम अभी तक पढ़ रहे थे HCl और H2SO4, उसकी जगह हम ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है।
तब क्या होगा, तो ये हमने इसमें डाल दिया धातु को, ठीक है, किसमें, नाइट्रिक एसिड में, धातु यानी मेटल को। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगी, कहाँ, यहाँ हाइड्रोजन गैस बनती है ना, जब अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करती है तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जो यहाँ हाइड्रोजन गैस बन रही है उसका ये नाइट्रिक एसिड क्या कर देता है, उससे ऑक्सीजन को जोड़ देता है। तो ये क्या कर देता है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस जहाँ बन रही थी वहाँ उससे क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है और वहाँ बन जाता है वाटर। सिंपल सी बात है, जब हमने नाइट्रिक एसिड लिया जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसमें डाला मेटल को, तो एसिड और मेटल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन यहाँ पर वाटर बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि उस हाइड्रोजन गैस से क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। क्यों जुड़ गया, नाइट्रिक एसिड के कारण, क्योंकि ये किसी भी चीज़ से क्या जोड़ सकता है, ऑक्सीजन जोड़ सकता है और उसका ऑक्सीकरण कर सकता है, इसीलिए तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और उसके बाद खुद ये नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, ये कोई ऑक्साइड बना लेता है। किसका ऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रोजन का, N2O बना लेगा, NO बना लेगा या NO2 बना लेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट था जिसे आपको समझना है, ठीक है। अब अगला एक छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, एक्वारेजिया, जिसे हम अम्लराज भी कहते हैं, ठीक है। तो बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान से समझिए होता क्या है। यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड के 3:1 के अनुपात में बना हुआ ताजा मिश्रण होता है। तो इसमें दो चीजें हैं, पहला है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और दूसरा है सांद्र नाइट्रिक एसिड यानी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इनको मिला गया है 3:1 के अनुपात में, यानी कि 3 अनुपात है हमारे पास यहाँ पर कौन सा, HCl, और 1 अनुपात में मौजूद है हमारे पास HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब ये अनुपात क्या है, मतलब अगर हमने 4 चम्मच मिलाने हैं तो 1 चम्मच हमने मिला दिया नाइट्रिक एसिड का और 3 चम्मच हमने मिला दिए HCl का, यही है 3:1 का अनुपात, ठीक है। तो इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में गोल्ड और प्लेटिनम तक घुल जाते हैं और इसका इस्तेमाल जेवर बनाने में किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि सोना और चांदी बहुत ही ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रियाशील बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये अम्ल से भी नॉर्मली अभिक्रिया नहीं करती, साधारण अम्ल से। अगर अलग से हम HCl या H2SO4 या HNO3 लें तो उनसे ये अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो इनको मेल्ट करने के लिए, ठीक है, और इनको घोलने के लिए हम यूज करते हैं एक्वारेजिया, एक ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड जो यहाँ तक कि सोने चांदी और प्लेटिनम तक को अपने आप में घोल ले, ठीक है। तो उसका नाम है एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया होता क्या है, ये देखिए इस बोतल में आपको दिखाई दे रहा है HNO3 प्लस HCl, और कितना कितना है, HNO3 1 अनुपात में और HCl 3 अनुपात, तो 3:1 के अनुपात में, या हम कहें कि इसको 2 अम्लों को मिलाने पर बनाया जाता है। जो ज़्यादा क्या होता है मिला हुआ इसमें, HCl, और कम मात्रा में क्या होता है इसमें, HNO3। यही है एक्वारेजिया। यूज़ क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम को भी घोल सकता है और घोलकर उनका हम अपने मन चाहे ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पर हमारे पास एक्वारेजिया। चौथा रासायनिक गुण है हमारे पास धातुओं का, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातुएं किसी दूसरे धातु लवण से किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले एक शब्द समीकरण से देखिए, ए धातु है कोई, उसको हमने डाल दिया एक धातु लवण के विलयन में, बी धातु लवण के विलयन में। तो क्या हुआ, अब ए धातु का लवण विलयन बन गया और बी धातु हो गई बाहर। फिर से समझिए, ए धातु है कोई, उसको हमने डाला बी धातु के लवण विलयन में, तो अब जो लवण विलयन था वो बन गया ए धातु का, यानी बी की जगह क्या आ गई, ए धातु, और बी धातु बाहर हो गई उस लवण विलयन से। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, जब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी कम अभिक्रियाशील धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करती है तो यह कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करके अपना लवण बनाती है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु, यहाँ पर ए धातु अधिक अभिक्रियाशील थी किसी कम अभिक्रियाशील धातु के लवण के साथ, ये बी क्या थी, कम अभिक्रियाशील धातु, और ए ने बी धातु के लवण विलयन से क्रिया की तो वह कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करके अपना लवण बना लेती है। तो इसने उससे बी को बाहर निकालकर अपना लवण विलयन यहाँ पर बना लिया, ठीक है। एक उदाहरण से समझते हैं इस चीज को, देखिए ये है Fe यानी लोहा, और इसने दूसरे धातु के लवण विलयन, दूसरी धातु कौन है, Cu, तो कॉपर है,
कॉपर का विलयन, कॉपर का लवण है यहाँ पर CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। तो Fe एक धातु है जिसने कॉपर सल्फेट एक लवण विलयन से अभिक्रिया की, तो जो आगे हमें मिला वो है FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। तो पहले लवण विलयन किसका था? कॉपर का, कॉपर सल्फेट। अब बन गया लवण विलयन किसका? आयरन का, यानी FeSO4 और कॉपर हो गई बाहर। ठीक है, तो यही था यहाँ पर कि यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील धातु है Fe यानी आयरन, कम अभिक्रियाशील धातु है यहाँ पर Cu। तो यहाँ पर हुआ क्या था? कम अभिक्रियाशील धातु का लवण विलयन था। ठीक है, अब जैसे ही इस लवण विलयन में हमने डाला Fe को, तो उसने फट से अपना विलयन बना लिया, अपना लवण बना लिया यहाँ FeSO4 और कॉपर हो गया बाहर। तो ये जिंदगी का भी नियम है कि जो अधिक अभिक्रियाशील, जो अधिक एक्टिव होता है वो बाहर कर देता है किसको? जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता है। तो हमें भी लाइफ में थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। इस चीज़ को हम विस्थापन अभिक्रिया में भी पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। ठीक है, इसको थोड़ा इमेज से भी समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो विलयन बना है CuSO4 का यानी कॉपर सल्फेट का, इसमें हमने डाल दिया Fe। ये है लोहे की कील Fe की। ठीक है, तो इसको हमने इस प्रकार से यहाँ किस में डाल दिया? कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो ये देखिए यहाँ पहले ये विलयन कॉपर सल्फेट का था तो इसका रंग क्या था? नीला। अब ये विलयन चेंज हो गया, अब ये हरा हरा कलर का दिख रहा है यहाँ पर। तो ये बन गया अब आपको FeSO4 का। किसका बन गया ये? अब ये बन गया विलयन आयरन सल्फेट का। ठीक है, कौन बाहर हुआ यहाँ पर? यहाँ पर बाहर हुआ बेचारा कॉपर। क्यों? क्योंकि ये क्या था? कम अभिक्रियाशील। और अधिक अभिक्रियाशील कौन था? Fe यानी आयरन। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ अच्छे तरीके से समझ गए कि किस प्रकार से एक धातु दूसरे धातु लवण विलयन से अभिक्रिया करती है। आगे देखते हैं। अब टॉपिक है हमारे पास धातुओं की सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसी टॉपिक को समझने के लिए हमने शुरू से यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई थी ताकि हम समझ सकें कि धातुएं किस प्रकार से और कितनी अभिक्रिया कर रही हैं किसी भी चीज़ के साथ, कौन बहुत ज़्यादा अभिक्रिया कर रही है और कौन बहुत कम अभिक्रिया कर रही है। तो इसी आधार पर हम क्या कर देंगे? अब धातुओं को एक क्रम में रख देंगे। जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होंगी उनको ऊपर रख देंगे और जो सबसे कम अभिक्रियाशील होंगी उनको हम रख देंगे नीचे। ठीक है, एक लिस्ट बना देंगे मतलब। ठीक है, तो इसी को हम, उस लिस्ट को हम कहेंगे फिर सक्रियता श्रेणी। उसको देखते ही पता चल जाएगा जो ऊपर होगी ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है और जो नीचे होगी वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। तो देखिए क्या लिखा है? धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार एक क्रम में लगाया जाता है, लगाया जा सकता है। धातुओं की ऐसी सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, यानी कि सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस सीरीज के अनुसार पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है यानी प्रतिक्रियाशील होता है, जिसके बाद आता है सोडियम का नंबर। गोल्ड और सिल्वर इस सीरीज में सबसे नीचे होते हैं। ठीक है, तो एक बार अपने स्टाइल में उस श्रेणी को लगा लेते हैं। ये रही सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। ये है हमारी सक्रियता श्रेणी। तो आप चाहें इस श्रेणी को इस प्रकार से नोट कर सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे बस आपको नोट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है। पोटेशियम से लेकर Au यानी कि गोल्ड तक इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए चाहे आप कोई ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रिक नहीं आती तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसकी आपको ट्रिक भी बता दूंगा कैसे इसको याद रखना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने नोट किया होगा, अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमने इस श्रेणी में, ये जो पूरी श्रेणी है इसमें तो सबको हमने धातुओं को रखा हुआ है, तो फिर बीच में एक अधातु, हाइड्रोजन अधातु है, याद है ना? तो यहाँ बीच में हाइड्रोजन क्यों आ गया जबकि ये तो एक अधातु है? इसके दो कारण हम यहाँ पे दे सकते हैं अगर हमसे पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास? एक। और इसके पास प्रवृत्ति होती है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को भी ये दे कर सकता है और बना सकता है H पॉजिटिव आयन। ठीक है, हमने देखा भी है कि बहुत से केसेस में H पॉजिटिव बनता है रासायनिक अभिक्रियाओं में। ठीक है, और वो कौन बनाता है? हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, धनायन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जो वो कौन रखती है? वो रखती है धातुएं यानी कि मेटल्स, जो कि हाइड्रोजन का भी गुण है। दूसरा कारण है इसको यहाँ पर श्रेणी में रखने का, हमने एक रेफरेंस के लिए, एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए इसको यहाँ पर रख दिया है। क्या तुलना होती है यहाँ पर? इससे ये पता चलता है कि जो भी
हाइड्रोजन से यहाँ ऊपर है वो क्या है, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, और जो यहाँ नीचे है वो इससे कम अभिक्रियाशील है। तो जिस भी चीज़ में हाइड्रोजन मौजूद होगा, जैसे किसी अम्ल में या फिर H2O में, तो उनसे ये ऊपर वाली धातुएं अच्छी अभिक्रिया दिखाएंगी, और जो नीचे हैं हाइड्रोजन से वो कम अभिक्रिया उनसे करेंगी। तो यहाँ पर हम समझ गए कि हाइड्रोजन को हमने सक्रियता श्रेणी में क्यों रखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सक्रियता श्रेणी को अच्छे से हम समझ गए हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। बहुत मेहनत से आपके लिए ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर तैयार किया गया था। मेरे ख्याल से आप सबको बहुत मज़ा आया होगा और साथ में सब कुछ याद भी हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं सुधार वो भी कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें जब तक अगला वीडियो आता है, और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।